तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन को शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन को समझने के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन की पहले डेफिनेशन देखो आप कि सिग्नल ट्रांसडक्शन है क्या, और डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन को समझने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स ज़रूरी हैं उनको। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन है क्या, देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको एक डेफिनेशन दिखा रखी है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सेल सिग्नलिंग एंड इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द मोलिकुलर सिग्नल्स फ्रॉम ए सेल्स एक्सटीरियर टू इट्स इंटीरियर। कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल सिग्नलिंग। और सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, एक तरह का ट्रांसमिशन है, इट इज़ द ट्रांसमिशन। भाई ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है ट्रांसमिट होना, मतलब कि ट्रांसफ़र होना। सो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द मोलिकुलर सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स और फिजिकल सिग्नल्स फ्रॉम सेल्स एक्सटीरियर टू इट्स इंटीरियर। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब है कि किसी मोलिकुलर सिग्नल का या फिर किसी केमिकल सिग्नल का या फिर किसी फिजिकल सिग्नल का सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल हम उसको बोलते हैं जो कोई ना कोई मैसेज किसी टारगेट तक पहुंचाए, और ट्रांसडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। तो सेल के अंदर सिग्नल की फॉर्म में किसी मैसेज का ट्रांसपोर्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द सिग्नल ट्रांसडक्शन और यू कैन से द सेल सिग्नलिंग। तो देखिए ये हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन आपको बताई कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि सेल के बाहर से किसी सिग्नल का सेल के अंदर ट्रांसफ़र होना, और वो सिग्नल जो सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा वो सिग्नल हो सकता है किसी केमिकल की फॉर्म में, किसी या फिर वो फिजिकल फॉर्म के अंदर भी क्या है वो हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन को समझने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्या हैं। तो देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो हमारे किस काम आता है और हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो देखिए हम हमारे एनवायरनमेंट से ना बहुत सारे स्टिमुलाई लगातार, मतलब कि कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं। जैसे कि आंखों के अंदर जब तेज़ रोशनी गिरती है तो क्या करते हैं, हम अचानक से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज़ द सिग्नल ट्रांसडक्शन। क्या है, इट इज़ द सिग्नल ट्रांसडक्शन। और जब लाइट गिरती है ना आँखों के अंदर तभी हम तभी हम देख पाते हैं। तो हमारा देखना भी सिग्नल ट्रांसडक्शन के ऊपर ही क्या होता है, डिपेंड होता है। मतलब कि हमारा देखना, हमारा सुनना और हमारा किसी टच को फील करना, हमारा किसी स्मेल को फील करना, इन सभी के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो हमारी बॉडी के सर्वाइव करने के लिए, बॉडी सेल्स के अलाइव रहने के लिए, उनके सर्वाइव करते रहने के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू ही हमारी बॉडी सेल्स के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। तो जैसे हम सब के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, और हम सब के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हमारी लैंग्वेज के थ्रू है, लेकिन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें यूज होने वाली जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है सिग्नल ट्रांसडक्शन। वो लैंग्वेज कौन है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। मतलब कि दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक सेल का डिवीज़न तभी होता है जब सेल अपने बाहर से किसी ग्रोथ फैक्टर को क्या करती है, रिसीव करती है। इसका मीनिंग क्या है कि जब तक सेल को बाहर से कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलेगा तो ग्रोथ फैक्टर के मिले बगैर जो है सेल का डिवीज़न नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो ज़रूरी है किसके लिए, सेल के डिवीज़न के लिए, सेल के डिफ्रेंशिएशन होने के लिए, सेल के अंदर उसका डीएनए कॉपी होने के लिए, और सेल के अंदर जीन के एक्सप्रेशन के अंदर कुछ अल्ट्रेशन लाने के लिए, किसी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को ऑन करने के लिए या फिर क्या करने के लिए, ऑफ करने के लिए, और एंड फॉर द एपोप्टोसिस,
एंड द मीनिंग ऑफ द एपोप्टोसिस इज़ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस के लिए भी क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और तो इसमें आप समझ गए होंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनके लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन की जो है कितनी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड को हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि आगे बताया कि सेल को अपने बाहर से जो सिग्नल मिलते हैं उन सिग्नल की क्या फॉर्म हो सकती है। इसमें बताया कि दीज सिग्नल्स कैन कम इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, हीट, ओडर, स्मेल और द ओडर, टच और द साउंड, ठीक है ना। ये सिग्नल सेल के बाहर से आ सकते हैं लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ओडर्स मतलब कि स्मेल की फॉर्म में, टच की फॉर्म में या किसकी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। तो आगे इसमें लिखा कि द सेल्स ऑफ आवर बॉडीज आर आल्सो कॉन्स्टेंटली रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द अदर सेल्स एंड these सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टू कीप सेल्स अलाइव। कि हमारी बॉडी सेल्स क्या है, कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली इन सिग्नल्स को दूसरी सेल से क्या करती रहती हैं, रिसीव करती रहती हैं एक दूसरे से। और ये सिग्नल फिर क्या है, सेल को अलाइव रखने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। अब आगे बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं हमारी, वो एक दूसरे से लगातार क्या करती रहती हैं, इन सिग्नल को रिसीव करती रहती हैं। अब बात आ गई कि जिन दो सेल्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या जिन दो सेल्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, कि वो दोनों सेल टाइप एक दूसरे से कितनी दूर है। जैसे कि अगर सिग्नल का ट्रांसमिशन दो सेल्स के बीच में हो रहा है और उन दोनों सेल्स की लोकेशन एक दूसरे से क्या काफ़ी दूर हैं, और एक सेल से सिग्नल का दूसरी सेल के पास, एक सेल के सिग्नल को दूसरी सेल के पास जाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ता हो। कहना मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर दो सेल हैं कोई भी, और उन दो सेल्स के बीच में क्या डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए और उन दोनों सेल्स के बीच में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उस सिग्नल ट्रांसडक्शन को हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो इसका मीनिंग क्या है, आगे इसमें लिखा है कि दीज केमिकल कैन कम फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशंस इन द बॉडी। कि किसी सेल को किसी सेल को स्टिमुलेट करने के लिए जो सिग्नल्स हैं वो उस सेल के काफ़ी दूर से आ सकते हैं, और इस तरह की सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो इसमें देखिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग का जो एग्जांपल है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे फोर ब्रेन के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है, इट इज़ कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन छोड़ती है, LH एंड द FSH, एंड द LH एंड द FSH both of these are the gonadotrophin hormone. Both of these are the gonadotrophin hormone because LH and FSH work in the gonads, and the gonads mean the primary sex organs, means the testis in the male and the ovaries in the female. अब जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड द ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन इज लोकेटेड इनटू द skull, and skull is the part of our head region, and the gonads are present at the lower body part in case of both male and the female. तो LH और FSH नाम के जो दो हार्मोन्स हैं ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं इनसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये वर्क कहाँ पे करते हैं, गोनेड्स के अंदर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो कहाँ पे है, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन हेड के अंदर मौजूद है, और हेड हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और जबकि जो गोनेड्स है वो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट के अंदर होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ये दोनों हार्मोन LH और FSH जो हैं ये ब्लड के अंदर डिजोल्व होके कहाँ जाते हैं, गोनेड्स के पास, और गोनेड्स के अंदर जाके ये क्या करते हैं, गोनेड्स की सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, किस बात के लिए, टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि हेड और हमारे गोनेड्स के बीच में डिस्टेंस क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन दो ऑर्गन्स के बीच में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ ना, इस तरह के सिग्नल ट्रांसडक्शन को, इस तरह की सेल सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिग्नलिंग।
एक होता है कि अगर सिग्नल का ट्रांसमिशन किन्हीं भी दो नेबरिंग सेल के बीच में हो जाए। क्या बताया? अगर सिग्नल का ट्रांसडक्शन किसके बीच में हो, किन्हीं भी दो नेबरिंग सेल के बीच में। नेबरिंग का मीनिंग होता है कि दो नियर बाई सेल जो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं। अगर दो नियर बाई सेल्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, देन दैट टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग इज कॉल्ड एज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। और अगर कोई सेल किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को खुद रिलीज करे और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उस सेल की खुद की सरफेस के ऊपर जुड़ के क्या कर दे, उस सेल को क्या कर दे, स्टिमुलेट, क्या करने के लिए, कोई ना कोई बायोकेमिकल रिस्पॉन्स क्या करने के लिए, शो करने के लिए। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो देखिए आगे चल के इन तीनों को ना डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। तो देखिए जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको समझा रखा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसमें डायग्राम के अंदर पिंक कलर में एक ब्लड वेसल दिखा रखी है और ब्लड वेसल के नीचे की तरफ दो सेल टाइप दिखा रखी हैं और ऊपर की तरफ भी क्या दिखा रखी हैं, दो सेल टाइप दिखा रखी हैं। तो ब्लड वेसल के ऊपर की जो दो सेल दिखा रखी है ना, ये दोनों की दोनों सेल ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में कुछ केमिकल रिलीज कर रही हैं और वो केमिकल जो इन दोनों सेल्स के द्वारा रिलीज किए गए हैं, जो ग्रीन डॉट्स में है, कि ये ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में जो केमिकल रिलीज किए हैं, ये केमिकल ब्लड वेसल के अंदर मौजूद ब्लड के अंदर क्या हो गए, डिजोल्व हो गए और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चले गए, ब्लड वेसल के नीचे की तरफ जो सेल टाइप दिखा रखी हैं, इन सेल की सरफेस के ऊपर जाके क्या हो गए, जुड़ गए। आपने इसमें एक डायग्राम के अंदर देखा होगा कि ब्लड वेसल के नीचे की तरफ जो दो सेल दिखा रखी हैं, इन दोनों सेल की सरफेस के ऊपर वाई शेप के कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, दो एक सेल के ऊपर और दो एक सेल के ऊपर, जो ग्रीन कलर में दिखा रखे हैं। और ये वाई शेप्ड जो स्ट्रक्चर हैं, दे आर कॉल्ड एज द रिसेप्टर मॉलिक्यूल। तो याद रखिए रिसेप्टर मॉलिक्यूल वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर चिपके होते हैं और यही रिसेप्टर मॉलिक्यूल सेल की सरफेस के ऊपर बाहर से आने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो सेल के बाहर से आने वाले सिग्नल को सेल की सरफेस के ऊपर रिसीव करने का काम करते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी सेल के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ना, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर केस में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स दो तरह के हैं, कुछ हार्मोन तो बने होते हैं प्रोटीन से और कुछ हार्मोन बने होते हैं स्टेरॉइड से। वो हार्मोन जो प्रोटीन से बने होते हैं उन हार्मोन को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पेप्टाइड हार्मोन। जैसे कि इंसुलिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है और ग्लूकागन भी क्या है, एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है ना। और एक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन जो किससे बने होते हैं, स्टेरॉइड से। और स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्टेरॉइडल हार्मोन। क्योंकि स्टेरॉइड क्या एक तरह की फैट है, तो आप इतना बोल सकते हो कि फैट से बने हुए हार्मोन्स को ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्टेरॉइडल हार्मोन। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेरॉइडल हार्मोन। याद रखो पेप्टाइड हार्मोन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होते हैं, जबकि स्टेरॉइडल हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होने की बजाय वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्योंकि जो हार्मोन किससे बने होते हैं, जो हार्मोन भी प्रोटीन से बने होते हैं, उन हार्मोन्स को सेल की मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस क्या है, पास होने के लिए अलाउ नहीं कर सकती, बिकॉज प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दे हैव द हाई मोलिकुलर वेट। तो प्रोटीन का साइज़ भी बड़ा होता है और प्रोटीन्स जो होते हैं उनका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए सेल की मेम्ब्रेन लार्ज साइज्ड प्रोटीन के लिए कैसी होती है, नेचर में इट इज़ इम्परमिएबल। इसलिए प्रोटीन से बने हुए जो हार्मोन्स हैं उनको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर होते हैं, जबकि वो हार्मोन जो किससे बने होते हैं, स्टेरॉइड से। अब क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन खुद किससे बनी होती है, फैट से बनी होती है, और इसलिए स्टेरॉइडल हार्मोन भी किससे बने होते हैं, फैट से बने होते हैं।
इसलिए फैट से बने हुए जो हार्मोन्स हैं वो सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस आसानी से क्या पास हो सकते हैं। इसलिए फैट से बने हुए हार्मोन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होते हैं वो, या फिर वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो देखिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग इस डायग्राम के थ्रू बता रखे हैं कि ऊपर वाली जो दो सेल टाइप है उन्होंने क्या किया, ग्रीन डॉट की फॉर्म में कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किए, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फिर ब्लड के अंदर डिजोल्व होके कहाँ चले गए, ब्लड वेसल के नीचे की तरफ जो सेल दिखा रखी हैं उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ क्या हो गए, जाके बाइंड हो गए। ठीक है ना। तो ये है इट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिग्नलिंग, मतलब कि जब सेल सिग्नलिंग की नहीं दो सेल के बीच में हो और वो दोनों सेल क्या हो, एक दूसरे से काफ़ी दूर के लोकेशन के ऊपर क्या हो, प्रेजेंट हो। आगे देखिए, आगे इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है व्हाट इज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग एक ऐसी सेल सिग्नलिंग है जिसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ट्रांसमिशन दो नियर बाई सेल के बीच में होता है। देखिए इसमें दो सेल दिखा रखी हैं, लेफ्ट साइड में दिखा रखी है सेक्रेटरी सेल और राइट में क्या दिखा रखी है, इट इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट सेल भी। तो एडजेसेंट सेल का मीनिंग होता है इट इज कॉल्ड द नियर बाई सेल और यू कैन से द नेबरिंग सेल। इसमें क्या नोट किया कि सेक्रेटरी सेल ने क्या बनाया, ग्रीन कलर की फॉर्म में कुछ ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाए, और ये ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हो गए, अपनी नियर बाई सेल की सरफेस के ऊपर जाके क्या हो गए, बाइंड हो गए। और कहाँ पे जाके बाइंड हो गए, विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो दो नियर बाई सेल के बीच में हो रहा है। तो इस तरह की सेल सिग्नलिंग को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखा रखा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो अगर कोई सेल क्या करे, खुद ही क्या बनाए, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और उस सेल के द्वारा बनाए गए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल खुद उसी सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाएं और उसी सेल को क्या कर दें, स्टिमुलेट कर दें कोई ना कोई क्या करने के लिए, बायोकेमिकल चेंज इंड्यूस करने के लिए। तो देखिए इसमें इस सेल ने ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में क्या बनाए, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हो गए, खुद इसी सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या हो गए, बाइंड हो गए। तो ठीक है ना। और तो इस तरह की सिग्नलिंग को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे इसमें बता रखा है कि सेल सिग्नलिंग जो है ना, कि सेल सिग्नलिंग जो है वो 3 स्टेज के अंदर पूरी होती है। मतलब कि जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है ना, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपना मैसेज सेल के अंदर 3 स्टेज के अंदर पहुंचाता है। तो फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज द रिसेप्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स। तो देखिए रिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव करना। रिसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, रिसीव करना। तो देखिए जो डेफिनेशन इसकी हम पढ़ लेंगे, लेकिन डायग्राम इसका आगे डायग्राम के थ्रू आपको बता दें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिसेप्शन। तो रिसेप्शन की डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें क्या है कि ए सेल डिटेक्ट ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल, कि जब भी कोई सेल अपने बाहर से किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ए सिग्नल इज डिटेक्टेड व्हेन द केमिकल सिग्नल or you can say the ligand binds to a receptor protein on the surface of the cell or inside the cell। कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी सेल अपने बाहर से आने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को तब ही पहचान पाएगी, तब डिटेक्ट कर पाएगी, कब, जब वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसकी सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद या उस सेल के अंदर मौजूद रिसेप्टर के साथ केमिकली बाउंड हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई सेल किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर या अपने अंदर मौजूद रिसेप्टर के साथ जोड़ लेती है, उसके ऊपर रिसीव कर लेती है उसको, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रिसेप्शन। एक होता है ट्रांसडक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, एक जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, कोई एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है। क्या बताया मैंने आपको, जैसे ही कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ जाके जुड़ जाता है, विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, तो रिसेप्टर के साथ जुड़ते ही
जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तो जुड़ते ही रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है कि कन्फर्मेशनल चेंज, और इस चेंज के थ्रू वो रिसेप्टर क्या करता है, उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के द्वारा लाए गए मैसेज को क्या करता है, सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और क्या है कि और रिसेप्टर के थ्रू उस सिग्नल का, उस मैसेज का सेल के अंदर ट्रांसफ़र होना, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन। एक होता है रिस्पॉन्स, कि जब वो रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के द्वारा लाए गए मैसेज को सेल के अंदर प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर देता है, तो सेल उस सिग्नल को रिसीव करते ही क्या करती है, उसके प्रति कोई ना कोई अपना रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है ना, उसके प्रति क्या करेगी, कोई ना कोई काम करके दिखाएगी, और उसी को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या लिख रखा है कि फाइनली द सिग्नल ट्रिगर्स ए स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स, की मीन जैसे ही वो सिग्नल सेल के बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, तो सेल क्या करेगी, किसी न किसी स्पेसिफिक सेलुलर प्रोसेस को क्या कर देगी, ट्रिगर, मतलब कि उसको प्रमोट कर देगी, और इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स। आगे तो देखिए, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो डायग्राम के थ्रू और आपको समझा देंगे कि व्हाट इज़ द रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड द रिस्पॉन्स। तो देखिए, डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखी है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में दिखा रखा है एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, और येलो कलर में दिखा रखा है सिग्नल मॉलिक्यूल। तो जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस पर्पल कलर के रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के ऊपर जुड़ता है, तो जुड़ते ही रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या जाएगा, एक कन्फर्मेशनल चेंज, और ये कन्फर्मेशनल चेंज सेल के अंदर कुछ सेकेंडरी मॉलिक्यूल या सेकेंडरी मैसेंजर क्या करवा देगा, इंड्यूस करवा देगा। तो देखिए, जो सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से आता है ना सिग्नल लेके, उस सिग्नल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी मैसेंजर। और जैसे ही ये प्राइमरी मैसेंजर रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, एक कन्फर्मेशनल चेंज, और रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के अंदर आया हुआ ये कन्फर्मेशनल चेंज सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, प्रोड्यूस करवा देता है। यहाँ पे ब्लू कलर की फॉर्म में सेकेंडरी मैसेंजर को दिखा रखा है, जहाँ पे ये लिख रखा है ना सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, इसके ऊपर की तरफ जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल हैं, ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल कुछ सेकेंडरी मैसेंजर को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर क्या कर देंगे, उस मैसेज को जो कौन लाया है, ये प्राइमरी मैसेंजर, उस सिग्नल को क्या करते हैं, सेल के बिल्कुल अंदर तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जैसे ही वो सिग्नल सेल के बिल्कुल अंदर तक ट्रांसफ़र होता है, और जब सेल उस सिग्नल को प्रॉपरली रिसीव कर लेती है, उस सिग्नल के प्रति क्या कर देगी, सेल अपना रिस्पॉन्स शो कर देगी, और सेल के अंदर कोई ना कोई बायोकेमिकल चेंज क्या है, इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्नल ट्रांसडक्शन। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ सिग्नल ट्रांसडक्शन का ओवरव्यू पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है प्रॉपरली आपको बताएंगे, और अलग अलग सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर कितने कितने तरह के हो सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।